जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एमपी टेट या फिर रीट या फिर सीटीईटी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो पर्यावरण का फर्स्ट टॉपिक है परिवार एवं मित्र, उससे संबंधित यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण विस्तृत अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम अभ्यास प्रश्नों को जानेंगे। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च कर लेना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट लगता है, आपको कोई भी प्रश्न है आपके मन में, तो आप इंस्टाग्राम में भी हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम में जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस। फेसबुक में जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है दोस्तों सुमित जैन। ठीक है, और ज्वाइन हो जाना है, और जो है वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चैनल को स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। व्यक्ति तथा समाज के जीवन में परिवार का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी को पता है कि व्यक्ति के जीवन में या फिर समाज के जीवन में, है ना, परिवार का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के सामाजिक जीवन में सबसे बड़ी भूमिका जो होती है वो किसकी होती है? परिवार की होती है। परिवार ही वह सर्वप्रथम संस्था है जिसमें मनुष्य ने सामूहिक रूप से रहना सीखा। एक तो सामान्य सा प्रश्न यहीं से बनता है दोस्तों कि जो है बालक का प्राथमिक जो स्कूल होता है, पहला जो स्कूल होता है, प्रथम जो पाठशाला होती है वो क्या होती है? तब आपका बिल्कुल साधारण सा उत्तर होता है परिवार। ठीक है, परिवार ही वह व्यक्ति की वह पाठशाला है जहां से व्यक्ति संस्कारित होता है और जहां से आचरण की सभ्यता सीखता है। ठीक है, संगठित जीवन परिवार से ही प्रारंभ हुआ। समाज की सबसे पहली संस्था क्या है? परिवार है। जब अलग अलग परिवार के सदस्य एक दूसरे के काफी करीब होते हैं, जिसमें कोई विशेष पारिवारिक रिश्ता नहीं होता, तो वे मित्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कैसे यहाँ पर बात आ रही है कि परिवार के सदस्य नहीं होते हैं लेकिन वे हमारे क्या होते हैं? करीब होते हैं, तब उन्हें क्या कहा जाता है? मित्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है परिवार के बारे में और मित्र के बारे में। परिवार का अर्थ एवं परिभाषा जानेंगे दोस्तों सबसे पहले हम, है ना। तो परिवार वह संस्था है जिसमें बालक का क्या होता है? जन्म होता है, विकास होता है और उसी में उसका अंत होता है। यंग एवं मैक ने कहा है कि परिवार प्राचीनतम एवं मौलिक मानव समूह है। इसका ढांचा समाज विशेष में भिन्न हो सकता है। ठीक है, आपको याद रख लेना है। आपसे अगर एक परिभाषा पूछी जाए कि परिवार प्राचीनतम एवं मौलिक मानव समूह है, ये परिभाषा किसने दी है? तब आपका साधारण सा क्वेश्चन होगा, उत्तर होगा यंग मैक ने। याद रख लेना है। इसका ढांचा समाज विशेष में भिन्न हो सकता है, परंतु केंद्रीय कार्य जैसे बच्चा का पालन करना, समाज की संस्कृति से परिचित कराना, सारांश रूप में उसका समाजीकरण करना परिवार के सामान्य कार्य हैं। ठीक है, परिवार की रचना पति पत्नी और बच्चों से होती है। इसके स्वरूप भिन्न समाजों में अलग अलग हैं, परंतु वे सभी रूप अपने सदस्यों को सामान्य घरेलू शिक्षा देते हैं, उनके गौण विकास में सहायता देते हैं। परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा दोस्तों कि शिक्षा का अनौपचारिक, निम्न में से बताइए शिक्षा का अनौपचारिक साधन कौन सा है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा परिवार। ठीक है, या परिवार शिक्षा का किस प्रकार का साधन है? तो आपका उत्तर होगा अनौपचारिक। याद रख लेना यहां से। ठीक है, परिवार शब्द अंग्रेजी भाषा के फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतरण है। एक क्वेश्चन यहां से भी बनेगा, आपसे पूछा जाएगा साधारण सा क्वेश्चन कि परिवार शब्द किस भाषा के शब्द फैमिली से बना है या फैमिली का हिंदी रूपांतरण है? तो आपका उत्तर होगा अंग्रेजी। या पूछ लिया जाएगा कि परिवार शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तब आपका उत्तर होगा फैमिली। ठीक है, तो फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमुलस फैमुलस नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है नौकर। जिसका अर्थ क्या होता है? नौकर। लेकिन इस अर्थ में परिवार का अर्थ नहीं लगाया जाता। फैमुलस के विस्तृत अर्थ में परिवार समाज की ऐसी इकाई है जिसमें माता पिता, उनके विवाहित एवं अविवाहित बच्चे तथा सदस्य सम्मिलित रहते हैं और जो उत्तरदायित्व तथा स्नेह की भावना से परस्पर बंधे रहते हैं। तो आपको याद रख लेना है दोस्तों, यहाँ से आपका सीधा सा फैमिली के बारे में क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और पूछा जाएगा कि फैमिली शब्द की व्युत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है?
तो फैमुलस से हुई है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि फैमिली शब्द की व्युत्पत्ति फैमुलस से हुई है, जो किस भाषा का शब्द है फैमुलस, तब आपका उत्तर होगा लैटिन भाषा का। तो कई प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको तैयार रहना है। ठीक है, रेमंड के अनुसार दो बच्चे भले ही विद्यालय में पढ़ते हों, समान रूप से शिक्षकों से प्रभावित होते हों, समान अध्ययन करते हों, फिर भी अपने सामान्य ज्ञान, रुचियों, भाषण, व्यवहार, नैतिकता में अपने घरों के कारण जहां से भी आते हैं पूर्णतः भिन्न होते हैं। ये कथन आपको याद रख लेना है। ये अगर परिभाषा आपसे पूछी जाएगी कि दो बच्चे भले ही विद्यालय में पढ़ते हों, समान रूप से शिक्षकों से प्रभावित होते हों, समान अध्ययन करते हों, है ना, फिर भी अपने सामान्य ज्ञान, रुचियों, भाषण, व्यवहार और नैतिकता में अपने घरों के कारण जहां से भी आते हैं पूर्णतः भिन्न होते हैं, ये कथन किसका है? तब आपका बिल्कुल सीधा सा आंसर होगा रेमंड का। ठीक है, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार वह समूह है जिसमें स्त्री पुरुष के यौन संबंध पर्याप्त निश्चित होते हैं और इनका साथ इतनी देर तक रहे जिसमें संतान उत्पन्न हो एवं उनका पालन पोषण हो। ये किसने कहा है? मैकाइवर एवं पेज ने कहा है। ठीक है, क्लियर के अनुसार देखो, क्लियर के अनुसार परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चों के संबंधों की व्यवस्था से है। तो ये जो कथन है दोस्तों परिवार से संबंधित, वो आपको याद रख लेना है। परिवार से तात्पर्य माता पिता और बच्चों के संबंधों की व्यवस्था है। एक कथन किसका है? तो क्लियर का है। ठीक है, अब डॉकर मैन का देखेंगे, परिवार वह समूह है जिसमें पुरुष ग्रह पति होता है, उसकी स्त्री या स्त्रियों और उसके बच्चों को मिलाकर बनता है और इनमें कभी कभी एक या अधिक अविवाहित पुरुष भी होते हैं। तो यहां से आपके लगभग इतने टॉपिक में हमने 10 प्रश्नों पर चर्चा की है दोस्तों। ये जो प्रश्न हमने बताए हैं वो आपको याद रख लेना है। ठीक है, और जो अभ्यास होगा उसमें ये प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये चीज याद रखना है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, बहुत ही उपयोगी और स्पेशल ये टॉपिक होने वाला है दोस्तों आपको। अब हमें पढ़ना है परिवार के कार्य, कि परिवार के जो कार्य हैं वो कौन कौन से कार्य हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। मैकाइवर ने परिवार के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि मैकाइवर ने परिवार के कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया है, तब आपका उत्तर होगा 2 भागों में। ठीक है, आवश्यक और अनावश्यक। परिवार के आवश्यक कार्यों में घर के विभिन्न प्रावधानों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि अनावश्यक कार्यों में मनोरंजन से संबंधित कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक क्रियाकलाप, शैक्षणिक क्रियाकलाप तथा लैंगिक व प्रजनन की क्रियाकलाप परिवार के आवश्यक कार्यों में सम्मिलित किए जाते हैं। ऑगबर्न और निमकॉफ ने पारिवारिक कार्यों को 6 वर्गों में विभक्त किया है। आर्थिक, प्रकृत्यात्मक, रक्षात्मक, आनंदपद, धार्मिक और शैक्षणिक क्रियाकलाप। ये 6 पदों में जो है 6 वर्गों में विभक्त किया है। किसने किया है? ऑगबर्न और निमकॉफ ने। तो ये दोनों आपको याद रख लेना। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि ऑगबर्न और निमकॉफ ने परिवार के जो कार्य बताए हैं वो कितने बताए हैं या कार्यों को कितने वर्गों में रखा, तब आपका सीधा सा उत्तर होगा 6 वर्गों में। ठीक है, लुंडबर्ग ने परिवार के 4 प्रमुख जो है मूलभूत क्रियाकलाप बताए। कौन कौन से? जिनमें प्रमुख रूप से प्राथमिक समूह का असंतोष, श्रमिकों का सहयोग व विभाजन, बच्चों की देखभाल व प्रशिक्षण तथा यौन व्यवहार और प्रजनन का जो है नियमन आदि सम्मिलित है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जो मैं आपको बताता जा रहा हूं जो क्वेश्चन, वो आप नोट कर सकते हैं तो नोट करते जाएं। और एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिवार की विशेषताएं देख लेते हैं दोस्तों। अब हम परिवार की अनेक विशेषताएं होती हैं जो निम्नलिखित हैं। एक तो वंशानुगत संबंध, पारिवारिक सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं तथा कुछ विशिष्ट गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में को प्राप्त होते हैं। ठीक है, सामाजिक संस्था, परिवार सामाजिक संस्था की मौलिक इकाई के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था, पारिवारिक सदस्य अपने सभी सदस्यों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, वैवाहिक अनिवार्यता, यानी कि परिवार से में संतानोत्पत्ति एवं विवाह की अनिवार्यता होती है। विवाह संबंध परिवार के वंश की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई, परिवार अंग के रूप में सभी सदस्य सुरक्षित महसूस करते हैं जो उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको यहाँ पर याद रख लेना है, निम्न में से बताइए परिवार की कौन सी विशेषता है या फिर नहीं है। तो वंशानुगत संबंध, सामाजिक संस्था, आर्थिक व्यवस्था, वैवाहिक अनिवार्यता, है ना, सामाजिक सुरक्षा की मूलभूत इकाई, ये इनकी विशेषताएं आपको याद रखनी है। हमें देखना है दोस्तों परिवार का वर्गीकरण। ठीक है, परिवार को आकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया। अब आपसे सीधा सा यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि आकार की दृष्टि से परिवार को कितने भागों में बांटा गया,
तब आपका उत्तर होगा संयुक्त परिवार और एकल परिवार। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है ना। संयुक्त परिवार की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो प्राचीन काल से ही भारतीय सामाजिक जीवन का मुख्य आधार संयुक्त परिवार ही है। संयुक्त परिवार में 2-3 पीढ़ियों के सदस्य शामिल रहते हैं और ये एक दूसरे से संपत्ति, आय तथा पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्यों से जुड़े रहते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं इसके बारे में। संयुक्त परिवार में माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पुत्र वधू एवं उनके बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी आदि एक साथ एक ही घर में रहते हैं। अतः संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है। सदस्यों का एक दूसरे के प्रति असीमित उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, सर्वाधिक आयु वाला व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है और मुखिया की प्रत्येक सदस्य के लिए आवश्यकता अनुसार धन का व्यय सम्मिलित धन से करता है। संयुक्त परिवार के गुण, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा संयुक्त परिवार का गुण नहीं है। तो याद रख लेना है आपको, कार्य विभाजन की व्यवस्था, सामाजिक जीवन का विकास, सामाजिक सुरक्षा, बचत के लिए अनुकूल, सामान्य हितों की रक्षा, पारिवारिक परंपराओं की रक्षा, पारिवारिक धन का समान वितरण, बच्चों का समुचित पालन पोषण, देखभाल एवं विकास, बुजुर्गों के ज्ञान, अनुभव, उपदेश एवं निर्देश आदि का लाभ। ये क्या माने जाएंगे, ये संयुक्त परिवार के गुण माने जाएंगे। तो ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब संयुक्त परिवार के दोष भी हैं। ठीक है, तो संयुक्त परिवार के दोष निम्नलिखित हैं दोस्तों। व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्र अवसर का अभाव, व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्र अवसर का अभाव रहता है संयुक्त परिवार में, एक दोष हो गया। दूसरा है पारस्परिक दोष, कलह एवं संघर्ष रहता है इसमें, है ना। सामान्य निर्धनता, आवश्यकता पूरी होते रहने के कारण अधिकांश सदस्यों का आलसी होना। ठीक है, कठोर नियंत्रण, ये संयुक्त परिवार के कुछ गुण हैं तो कुछ दोष भी हैं। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, निम्न में से बताइए कौन सा संयुक्त परिवार का गुण है, कौन सा संयुक्त परिवार का दोष नहीं है या फिर है। ठीक है, नेक्स्ट देखें एकल परिवार। एकल परिवार का स्वरूप लघु होता है। एकल परिवार का स्वरूप कैसा होता है, लघु होता है। ठीक है, संयुक्त परिवार के विघटन के कारण ही एकल परिवार का जन्म हुआ। एकल परिवार में पति पत्नी तथा उनके बच्चे, अविवाहित बच्चे रहते हैं। ठीक है, एकल परिवार के गुण देख लो दोस्तों। एकल परिवार के गुण निम्नलिखित हैं। व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास का अवसर, कलह की संभावना बहुत कम, गृह संचालन में स्वतंत्रता, पारिवारिक कुरीतियों का अभाव या फिर पति पत्नी के बीच मधुर संबंध। तब आपसे एक साधारण सा क्वेश्चन आएगा, निम्न में से बताइए कौन सा एकल परिवार का गुण है। तो आपको ये याद रख लेना है। ठीक है, एकल परिवार के जो गुण हैं इनको। तब दोस्तों हमने एकल परिवार के गुण पढ़े, तो हमें दोष भी यहाँ पर पढ़ना है। एकल परिवार के दोष निम्नलिखित हैं। शिशुओं की देखभाल की समस्या, संकट के समय दयनीय स्थिति, स्वार्थ की भावना को बल, अपव्यय, उचित निर्देशन एवं परामर्श का अभाव, पति पत्नी के संबंध में कटुता बढ़ना, पारिवारिक जीवन का सुख मिटना। ये क्या होते हैं, एकल परिवार के कुछ दोष होते हैं। ठीक है, इनको याद रख लेना है। परिवार के अन्य प्रकार देखो, परिवार के अन्य प्रकार भी हैं। देखो, मातृ परिवार, मातृ स्थान परिवार, यह परिवार का वह प्रकार है जिसमें विवाह युगल स्त्री के परिवार के साथ निवास करते हैं। ठीक है, पितृ स्थान परिवार, यह परिवार का वह प्रकार है जिसमें विवाहित युगल पुरुष के परिवार के साथ निवास करते हैं। वैवाहिक परिवार, यह एकल परिवार का ही रूप है। इसे संतान बढ़ाने वाला परिवार भी कहा जाता है। यह वह परिवार होता है जो एक के बाद एक के विवाह के बाद बनता है। ठीक है, ये वैवाहिक परिवार हो गया। समरक्त संबंधी परिवार, यानी कि यह भी संयुक्त परिवार का ही एक रूप है। इसको अभिविन्यास परिवार भी कहा जाता है। इसमें समान रक्त समूह के लोग सम्मिलित होते हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति एक ही रक्त से होती है। तो समरक्त संबंधी विवाह परिवार हो गए। ठीक है, आनुवांशिकता और रक्त समूह है दोस्तों। आनुवांशिकता के जो जनक हैं वो ऑस्ट्रिया के ग्रोगेर जॉन मेंडल हैं। यहां से एक क्वेश्चन आपका हमेशा बनता है, पूछा जाता है आनुवांशिकता के जनक कौन माने जाते हैं। तो आपका उत्तर होगा ग्रेगोर जॉन मेंडल। ठीक है, अब जॉन मेंडल कहाँ के हैं, तो आपका उत्तर होगा ऑस्ट्रेलिया के। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। जिनका जन्म हुआ था 1822 ईस्वी में, उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग करके आनुवांशिकता का पता लगाया। तो यहाँ से जॉन मेंडल ने, आनुवांशिकता के जनक जॉन मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था,
तो मटर के पौधे पर किया था। एक क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है, ठीक है। मानव रुधिर वर्ग की खोज लैंडस्टीनर ने की थी, एक क्वेश्चन भी याद रख लेना है। आपसे पूछा जाएगा कि मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने की, तो लैंडस्टीनर ने की थी। मानव रुधिर को 4 समूह में बांटा जाता है। ये रक्त समूह माता पिता के रक्त समूहों से प्रभावित होता है। 4 रक्त समूह हैं, ए, वी, ए बी तथा ओ, ठीक है। ये 4 रक्त समूह हैं, ठीक है। मनुष्य में प्रचलित 4 प्रकार के रक्त समूह का वर्णन निम्नलिखित है, देख लेते हैं इनका वर्णन, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों रक्त समूह दिया है, यहाँ माँ का, यहाँ बाप का और यहाँ बच्चा का, कि कितनी % जो है संभावना रहती है इसकी। जैसे अगर बात करें कि माँ का अगर ए है, ब्लड ग्रुप ए है और पिता का भी ए है, तो 66% जो है काय की रहेगी, बच्चे की ए ही होगा, 33% रहेगी कि ओ होगा, ठीक है। इस प्रकार से अगर माँ का ए है और पिता का बी है तो 25% संभावना ओ की, 25% बी की, 25% ए बी और 25% ओ की रहेगी, ठीक है। ये याद रख लेना है, माँ का ए है और पिता का ए बी है तो 33% ए की रहेगी, 50% बी की और 33% रहेगी ए बी की। आपसे सामान्य सा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि एक माँ का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप भी ए है, तो बच्चे की जो है ब्लड ग्रुप ओ होने की संभावना कितने प्रतिशत होगी, तब आपका उत्तर होगा 33%। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर बी और बी है तो बी का 66% इसकी संभावना है, ओ की 33% है, ठीक है। बी और ए बी है तो ए की 33% और बी की 33% और ए बी की भी 33%। तो इस प्रकार से जो है इसके संभावना अलग अलग होती है। परिवार का महत्व तो देख लेते हैं दोस्तों। परिवार के महत्व को हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। परिवार ही वह प्रासंगिक स्थान है जहां सर्वप्रथम बालक का समाजीकरण होता है। परिवार के बड़े लोगों का जैसा आचरण और व्यवहार होता है, बालक भी वैसा ही आचरण और व्यवहार करने का प्रयत्न करता है, ठीक है। परिवार की सामाजिक स्थिति भी बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। माता पिता के स्वास्थ्य और शारीरिक रचना का प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है। यदि वे रोगी और निर्बल हैं तो ऐसी संभावना होती है कि उनके बच्चे भी वैसे ही हो सकते हैं। स्वस्थ माता पिता की संतान का भी स्वस्थ शारीरिक विकास होता है। बालक के स्वाभाविक विकास में वातावरण के तत्व सहायक होते हैं। बालक को सही वातावरण उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी उसके परिवार की होती है। बालक की नियमित दिनचर्या का प्रभाव उसके शारीरिक विकास पर पड़ता है और इसे नियमित करने की जिम्मेदारी भी परिवार की होती है। बालक के उचित शारीरिक विकास में उसे अपने परिवार से प्राप्त प्रेम एवं सुरक्षा की भावना का भी अहम योगदान होता है। बालक के समुचित शारीरिक विकास हेतु खेल एवं व्यायाम के लिए समुचित सुविधाएं एवं समय उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी भी किसकी होती है, परिवार की होती है। बालक की मानसिक क्षमता के विकास में उसके वंशानुक्रम का प्रमुख योगदान होता है जो उसके परिवार से प्राप्त होता है। मानसिक विकास में बालक के भाषा विकास का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है जिसमें उसके परिवार की भूमिका सर्वाधिक अहम होती है। तो के कुछ ये महत्वपूर्ण तथ्य थे, इनके बारे में देखा। और भी देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, परिवार जिसमें माता पिता के बीच संबंध अच्छे संबंध होते हैं, जिसमें वे अपने बच्चों की रुचियों और आवश्यकताओं को समझते हैं एवं जिसमें आनंद एवं स्वतंत्रता का वातावरण होता है, इसका सकारात्मक प्रभाव बालक के मानसिक विकास पर भी पड़ता है। काय का, परिवार के वातावरण का। अच्छी आर्थिक स्थिति वाले परिवार में ही बालक को पौष्टिक भोजन, सही शिक्षा का वातावरण, खेल एवं मनोरंजन के अवसर आदि उपलब्ध होते हैं। माता पिता की शिक्षा का भी बालक के मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। परिवार का महत्व विभिन्न विद्वानों के मतानुसार। रूसो का विचार था कि समाज बालक को दूषित करता है, वह बालक की शिक्षा की व्यवस्था अलग करना चाहता है। उसका विचार है कि सभ्यता से दूर पिता बालक को प्रकृति की गोद में शिक्षा दे। ये किसका विचार है, रूसो का विचार है। याद रख लेना, पूछा जाता है कि किसका विचार था कि सभ्यता से दूर पिता बालक को प्रकृति की गोद में शिक्षा दे, ये कथन किसका था, तब आपका बिल्कुल सीधा सा आंसर होगा रूसो महोदय का, ठीक है ना। और समाज बालक को दूषित करता है, ये किसका कथन था, तो रूसो का कथन था। तो ये कथन आपको याद रख लेना। पेस्ट्रोलॉजी का देख लो,
पेस्टोलॉजी शिक्षा के अनौपचारिक साधन के रूप में जो है शिक्षा को महत्व देती है। उनका मानना था कि घर शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है और बालक का प्रथम विद्यालय जो है ठीक है क्या, घर। फ्रोबेल पर भी पेस्टोलॉजी का प्रभाव था। उसने बालक की शिक्षा में माता पिता का महत्व बताते हुए कहा है कि माताएं आदर्श अध्यापिकाएं हैं और घर द्वारा ही दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा सबसे प्रभावशाली और स्वाभाविक है। ये किसने कहा? फ्रोबेल ने। ठीक है, घर में जो शिक्षा दी जाती है वो किस प्रकार की शिक्षा होती है? अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, मॉन्टेसरी, श्रीमती मॉन्टेसरी ने बालक की शिक्षा में घर का महत्वपूर्ण योगदान अनुभव किया। उसने विद्यालय को बचपन का घर कहा। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रख लेना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा, तो वो कहा मॉन्टेसरी ने। ठीक है, यहां से कई प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं और भी देखते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक। तो दोस्तों अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? परिवार के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मित्र के बारे में। हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो हमारे परिवार का सदस्य नहीं है, हमारे रिश्तेदारों में से भी नहीं है, लेकिन हमारा बहुत करीबी है, वो क्या कहलाता है? मित्र कहलाता है। ठीक है, बालक के कार्यों में उसका सहयोग करने वाला अथवा उसके साथ खेलने वाला बालक उसका मित्र कहलाता है। बालक के कार्यों में उसका सहयोग करने वाला, उसके साथ खेलने वाला बालक क्या कहलाता है? मित्र कहलाता है। यह आवश्यक नहीं कि समुदाय के सभी बालकों के साथ बालक के संबंध अच्छे हों। जिन बालकों के साथ बालक का संबंध अच्छा होता है एवं जिनके साथ वह रहना, कार्य करना एवं खेलना पसंद करता है, उन्हें हम उसका क्या कहते हैं? मित्र कहते हैं। ठीक है, मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जो अन्य रिश्तों की भांति थोपा नहीं जा सकता। अपनी सुविधा एवं रुचि के अनुसार देख परख कर मित्र चुनने की स्वतंत्रता होती है। यह जो है एक ऐसा बंधन होता है जो लोगों के मन को जोड़ता है और इसी के आधार पर वे एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मित्रों के बीच के आपसी संबंधों को क्या कहते हैं? मित्रता कहते हैं। ठीक है, याद रख लेना है। अब दोस्तों हम मित्रता का वर्गीकरण देखेंगे। अरस्तु ने मित्रता का वर्गीकरण 3 भागों में निम्नलिखित प्रकार से किया। सबसे पहले उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता और अच्छी मित्रता। ये 3 भागों में विभाजित किया किसने? अरस्तु ने। किसको? मित्रता को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अरस्तु ने मित्रता को कितने भागों में वर्गीकृत किया, तब आपका उत्तर होगा 3 भागों में। उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता और अच्छी मित्रता। ठीक है, उपयोगिता की मित्रता देखें तो इस प्रकार की मित्रता में मित्र वही होता है जिसकी मित्रता में अपना हित दिखाई देता है, वो क्या है? उपयोगिता की मित्रता। ठीक है, आनंद की मित्रता, इस प्रकार की मित्रता में मित्रों के बीच आपसी हित को लेकर सहमति होती है एवं जो अपनी आपसी खुशी मित्रों के बीच बांटते हैं, वो आनंद की मित्रता हो जाएगी। ठीक है, अच्छी मित्रता, इस प्रकार की मित्रता में दो मित्रों के बीच आपसी सम्मान का भाव होता है और वह एक दूसरे के साथ का आनंद लेते हैं। इसमें मित्रता हित पूर्ति व आनंद के लिए नहीं होती, तो ये क्या है? अच्छी मित्रता होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कि इस प्रकार की मित्रता जिसमें दो मित्रों के बीच अच्छे सम्मान का भाव हो और जो है किसी भी प्रकार की स्वार्थ पूर्ति का उद्देश्य ना हो, वो किस प्रकार की मित्रता होगी? है ना, आपके सामने ऑप्शन होंगे। उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता, अच्छी मित्रता, इनमें से कोई नहीं। तब आपका बिल्कुल सीधा आंसर होगा कि जहां पर स्वार्थ पूर्ति की भावना ना हो, है ना, जहां पर सम्मान की भावना हो, वो अच्छी मित्रता कहलाती है। ठीक है, मित्रता का महत्व देख लेते हैं दोस्तों। मित्रता का क्या मित्र व मित्रता का महत्व बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होता है। इस प्रकार से मित्रता के कुछ महत्व निम्नलिखित हैं। एक मित्र बालक के खेलकूद व अन्य कार्यों को संपन्न करने में सहायक होता है। एक अच्छा मित्र बालक को कुसंगति से बचाने की कोशिश करता है। एक अच्छा मित्र ही सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों को सिखाता है। अच्छा मित्र बच्चों को पाशविक प्रवृत्ति अपनाने से बचाता है। बच्चों के मानसिक विकास में भी मित्रता व मित्र की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, संबंध के बारे में देखेंगे दोस्तों। अब संबंध, ठीक है, संबंध वह बुनियादी होती है जिसमें दो अथवा दो से अधिक लोग खून या विवाह और भावनाओं के आधार पर एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। उसे क्या कहते हैं? संबंध कहते हैं। बालक परिवार में सदस्यों एवं रिश्तेदारों से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आदर्शों, मूल्यों, रीति रिवाजों एवं विश्वासों आदि को धीरे धीरे सीखता है। बालक के सभी संबंधियों का उनके व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव पड़ता है, किंतु परिवार के प्रमुख सदस्यों का उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
जैसे बालक बड़ा होता जाता है वैसे वैसे अपने माता पिता, भाई बहनों तथा परिवार के अन्य सदस्यों के संपर्क में आते हुए प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता तथा सहयोग आदि अनेक सामाजिक गुणों को आत्मसात करने लगता है। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक बालक के परिवार में चाचा, चाची, बुआ, फूफा जैसे संबंधी जो है विद्यमान हो। कक्षा में मौजूद बच्चों की पारिवारिक विविधता से शिक्षक बालकों को इसके विषय में विभिन्न प्रकार की जानकारियां उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे संबंधों का वर्गीकरण। सामान्य रूप से संबंध को दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो होता है वैवाहिक संबंध और एक होता है संरक्त संबंध। अगर आपसे पूछा जाए कि सामान्य रूप से जो संबंध होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वैवाहिक संबंध और संरक्त संबंध। ठीक है, सामान्य तौर पर इस प्रकार के संबंध विवाह के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे पति पत्नी, सास बहू आदि का जो संबंध है ये वैवाहिक संबंध कहलाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सास बहू का जो संबंध है ये किस प्रकार का संबंध होता है, ऑप्शन होगा वैवाहिक संबंध, संरक्त संबंध, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सास बहू का जो संबंध होता है वो वैवाहिक संबंध होता है। ठीक है, संरक्त संबंध इस प्रकार के संबंध रक्त के आधार पर बनते हैं। संरक्त संतान ऐसे संबंधों की सामाजिक स्वीकृति आवश्यक होती है, जबकि प्राणी शास्त्रीय संबंधों में स्वीकृति आवश्यक नहीं होती, जैसे माता पिता एवं पुत्र पुत्री के जो है बीच का संबंध। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि माता और पिता का जो संबंध है वो कौन सा संबंध कहलाएगा, तो आपका उत्तर होगा संरक्त संबंध। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। कार्य एवं खेल के बारे में भी हमें देखना है दोस्तों। कार्य की जिम्मेदारी वयस्कों की होती है, तो वहीं खेल कूद बच्चों के लिए अनिवार्य होती है। क्या होते हैं? अनिवार्य होते हैं। बच्चे स्वयं को खेल कूद में व्यस्त रखते हैं, इस कार्य में इन्हें परिवार के सदस्यों से सहयोग प्राप्त होता है। बाल्यावस्था से ही बालक में रचनात्मक प्रवृत्तियां विकसित होने लगती हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बालक में रचनात्मक प्रवृत्तियां किस अवस्था से विकसित होने लगती हैं, तब आपका सीधा सा आंसर होगा बाल्यावस्था। ठीक है, रचनात्मक खेल वे सक्रिय खेल हैं जिनसे बच्चे को कुछ नया करने की कल्पना शक्ति मिलती है। ठीक है, और वस्तुतः रचनात्मक खेल कल्पनात्मक खेलों से अत्यधिक समानता रखते हैं, क्योंकि रचनात्मकता कल्पना शक्ति द्वारा प्रभावित होती है। खेल खेल में बच्चे सहज रूप से सीखते हैं। बालकों को विभिन्न प्रकार के प्रयोगों एवं खेलों द्वारा सीखना अधिक आसान हो जाता है, इससे पाठ भी रुचिकर हो जाता है। आरंभ में वस्तुओं को एक के ऊपर एक लगाना, ब्लॉक जोड़कर आकृतियां बनाना आदि रचनात्मक खेल बालकों द्वारा खेले जाते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि, किंडरगार्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, डाल्टन विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, बेसिक शिक्षा इत्यादि खेल कूद एवं सामान्य क्रियाकलापों द्वारा बच्चों को शिक्षा देने की कुछ प्रमुख विधियां हैं। ठीक है, याद रख लेना। खेल का बालकों के विकास में योगदान, खेल का बालकों के विकास में किस प्रकार का योगदान है? देखो, खेल कूद से बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास होता है, इसलिए इसके महत्व को हम निम्न रूप में देख सकते हैं। यह बच्चों की शारीरिक, सामाजिक एवं ज्ञानात्मक क्षमता के विकास में सहायक होता है। इससे बच्चे स्फूर्तिवान बने रहते हैं और साथ ही नियमित रूप से विभिन्न क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, इससे शरीर की मांसपेशियां एवं हड्डियां मजबूत होती हैं, रक्त का संचार सुचारू रूप से होता है, पाचन क्रिया सुदृढ़ होती है, शरीर को अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलती है और फेफड़े मजबूत होते हैं। खेल कूद के दौरान शारीरिक अंगों के सक्रिय रहने के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। खेल कूद बच्चों के मानसिक विकास को तीव्रता प्रदान करता है। खेल कूद भावात्मक रूप से कमजोर बच्चों के लिए थेरेपी का कार्य करता है, जिससे वह सामाजिक परिवेश में समायोजित स्थापित कर लेते हैं। यह बच्चों को स्वयं निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। खेल कूद बच्चों को शिक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए बालकों की शिक्षा में खेल कूद को उचित स्थान दिया जाता है। दोस्तों, अब हमें करना है अभ्यास प्रश्न। ठीक है, अभ्यास प्रश्न, कुछ जो प्रश्न हमने जो पढ़ा है उसके बारे में हम आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। आपको फटाफट से उत्तर बताना है और अपना परिवार और मित्र नामक जो टॉपिक है उसको क्लियर करना है। ठीक है, तब आपका जो पहला प्रश्न है दोस्तों, परिवार कितने प्रकार के होते हैं? परिवार कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर बताना है आपको, परिवार कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने पढ़ा है कि आकार के आधार पर जो परिवार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, यानी कि जो 2 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों, जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, माँ बाप और बच्चे रहते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर एकल, संयुक्त, व्यापक या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर बताना है।
तब आपका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा संयुक्त, यानी कि जो 2 नंबर है वो यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो अपना क्वेश्चन, एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने के क्या कारण है? क्या कारण है? जनसंख्या, महंगाई, कलह की संभावना या फिर सभी। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर बताना है। एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने के कारण क्या है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा ए सभी, यानी कि जो 4 नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, किसी परिवार को दर्शाया जाता है पारिवारिक वृक्ष से, पारिवारिक वार चार्ट से, पारिवारिक पाई चार्ट से या किसी से भी। तो 4 का उत्तर लिखें जल्दी से। किसी परिवार को दर्शाया जाता है तो किससे? पारिवारिक वृक्ष से। 1 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य है तो कौन सा है? मानव का सामाजिक प्राणी होना, मानव का अकेला होना, कार्य करने में परेशानी होना या उत्तरदायित्वों के निर्वाह की भावना। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर बताना है कि परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तथ्य क्या है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मानव का सामाजिक प्राणी होना, यानी कि जो 1 नंबर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, छोटे बच्चों के समाजीकरण में खेलों द्वारा जो लाभ मिलता है वह क्या है? बालक की क्रियाओं का अन्य बालकों की तुलना में मूल्यांकन हो जाता है, बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है, बालक शारीरिक रूप से विश्राम पा लेता है या बालक के शारीरिक एवं गामक विकासों को बढ़ावा मिलता है। तो छोटे बच्चों के समाजीकरण में खेलों द्वारा जो लाभ मिलता है वह कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 6। और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 2, यानी कि बालक सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल समायोजन सीख लेता है। 2 नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। संयुक्त परिवारों में आश्रित व्यक्तियों की देखभाल में कोई परेशानी नहीं होती। आश्रितों में शामिल हैं वृद्ध, अस्वस्थ व्यक्ति, बच्चे या फिर सभी। 7 का उत्तर बताना है हमें। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सभी। 4 नंबर ए आश्रित व्यक्ति हैं, ये दूसरे पर आश्रित है, वृद्ध भी हैं, बच्चे भी, अस्वस्थ व्यक्ति भी हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सभी परिवारों के नियम एक जैसे होते हैं, माँ बाप से बच्चों में गुणों के स्थानांतरण को अनुवांशिकता कहते हैं, एक परिवार के सदस्यों की संख्या कभी घट बढ़ नहीं सकती, बच्चा स्कूल में सब कुछ सीखता है। तो कौन सा कथन सत्य है बताना। प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा माँ बाप से बच्चों में गुणों के स्थानांतरण को अनुवांशिकता कहते हैं। 2 नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला है दोस्तों, समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में परिलक्षित होता है? समरक्त, एकल, संयुक्त, दोनों या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 9। अभी हमने पढ़े हैं वैवाहिक संबंध और समरक्त संबंध, तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? दोनों, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अगला है दोस्तों, अनुज कक्षा 4वीं में पढ़ता है, सुमित उसका बहुत अच्छा मित्र है, यदि वह उसकी सहायता करता है प्रदर्शन में, सुख दुख में या फिर उचित अनुचित में या इन सभी में। प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इन सभी में, 4 नंबर। ठीक है, विद्यालय परिसर में छात्रों को खेलकूद की क्रियाओं में भाग लेना आवश्यक है, क्यों लेना आवश्यक है? इससे छात्रों की अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा, इससे छात्रों में स्वस्थ संवेगों का विकास होगा, छात्रों का शारीरिक विकास उचित ढंग से हो सकेगा या उपरोक्त सभी। 11 का आंसर हमें बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, 4 नंबर। ठीक है, परिवार से क्या आशय है? प्रश्न क्रमांक 12। परिवार एक संस्था है, इसमें बालक का जन्म होता है, इसमें बालक का विकास होता है। 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 या फिर ये सभी। तो प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हमें बताना है। तो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा 4 नंबर ए सभी। परिवार एक संस्था है, बिल्कुल सही, इसमें बालक का जन्म होता है, बिल्कुल सही, इसमें बालक का विकास होता है, बिल्कुल सही, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है दोस्तों अपना, कि मैकाइवर के अनुसार परिवार के कार्यों में क्या शामिल है? परिवार के कार्यों में देखना, हमने जो कार्य पढ़े हैं वो क्या शामिल है? घर के विभिन्न प्रावधान, आर्थिक क्रियाकलाप, शैक्षणिक क्रियाकलाप, लैंगिक व प्रजनन के क्रियाकलाप। तो परिवार
के कार्यों में क्या 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 शामिल है? प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर बताना है। तो सभी को पता है, प्रश्न उत्तर हो जाएगा 4, यानी कि घर के विभिन्न प्रावधान भी शामिल हैं, आर्थिक क्रियाकलाप भी है, ठीक है, शैक्षणिक क्रियाकलाप, लैंगिक व प्रजनन क्रियाकलाप। 4 नंबर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पारिवारिक सदस्यों के बीच वंशानुगत संबंध होते हैं। वैवाहिक संबंध परिवार के वंश की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। तो प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 3, 1 और 2 दोनों दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार करना है। वंशानुगत संबंध, सामाजिक संस्था, वैवाहिक अनिवार्यता। उपरोक्त में से कौन सा परिवार की विशेषता के अंतर्गत शामिल है? तो कौन सा है परिवार की विशेषता के अंतर्गत? प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर बताना है। तो आपको पता होगा चारों, यानी कि जी नंबर आपका सही होगा। वंशानुगत संबंध, सामाजिक संस्था और वैवाहिक अनिवार्यता, ये सभी हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने परिवार और मित्र को पढ़ा, पहले विस्तृत अध्ययन किया, फिर उसके बाद अभ्यास किया, जो कि जो भी हमने पढ़ा उसी के आधार पर प्रश्न आपसे पूछे गए। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक भी करना है, वीडियो को शेयर भी करना है। एक एक टॉपिक पर, एक एक प्रश्नों पर चर्चा की है हमने, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे। और इंस्टाग्राम में जुड़ने के लिए आपको इंस्टाग्राम में सर्च करना है सुमित जैन सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। फेसबुक में जुड़ने के लिए सर्च करना है SUMIT सुमित जैन, ठीक है। और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, अपने मित्रों तक शेयर करें, ठीक है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद,